दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे जून 2021 का जो करंट का सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो देखते हैं और पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के तौर पे कौन चुने गए हैं। तो 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के तौर पे जमशेदजी टाटा चुने गए हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इनको भारतीय उद्योग का जनक बोला जाता है और ये टाटा समूह के संस्थापक हैं। इनके द्वारा एक दशक में 102 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7.57 लाख करोड़ रुपया जो है वो दान दिया गया और इसी के साथ वो 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने हैं। और इसमें दूसरे स्थान पे बिल गेट्स की जो है एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स का जो है उनको दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसने CEU यानी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है। तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार जो है वो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा जीता गया है। ठीक है, अब देखिए इनको क्यों दिया गया है। तो इनको दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए जो कार्य किया गया था इनके लिए, उसी के आधार पर इनको CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जो है वो श्याम सुंदर को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ये राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री जलवायु कार्यकर्ता हैं श्याम सुंदर, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 मिला है। यह एक अनोखी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है। ठीक है, और यह पुरस्कार को भूमि संरक्षण के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो टॉप पे है वो है स्विट्जरलैंड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें भारत को जो है वो 43वां रैंक मिला है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हेमिस तेत्सू कहाँ मनाया जाता है। तो हेमिस तेत्सू जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए हेमिस तेत्सू से एक नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी हेमिस नेशनल पार्क जो है वो भी लद्दाख में स्थित है। उसके बारे में भी पूछा जाता है। पहले वो जम्मू कश्मीर में था और इसलिए ऑप्शन में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों रहेगा, तो आप लोग को लद्दाख टिक करना है, तो उसको भी आप लोग याद रखें। अब देखिए लद्दाख की बात हुई तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल जो हैं RK माथुर हैं और प्रेजेंट में भी RK माथुर ही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 29 जून को क्यों मनाया जाता है। तो भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म तिथि के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 में जो है वो स्वीडन शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और डेनमार्क दूसरे स्थान पे है और भारत को जो है वो 120वां स्थान मिला है, जिसमें से टोटल 165 देशों का रैंक निकाला गया था, जिसमें स्वीडन को पहला मिला है, डेनमार्क को दूसरा मिला है और भारत को 120वां मिला है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। यानी सतत विकास रिपोर्ट के बारे में पूछा जाए तो भारत 120 होगा और फर्स्ट पूछा जाए तो वो स्वीडन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी या अयातुल्ला अली खुमैनी। तो ईरान के नए राष्ट्रपति जो हैं वो इब्राहिम रईसी बने हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो L&T को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L&T की बात थी, तो L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ठीक है, टूब्रो लिमिटेड, और इसकी स्थापना जो है 7 फरवरी 1938 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके फाउंडर थे H लार्सन और SK टूब्रो। ठीक है, और इसका प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो AM नायक हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि केंद्र द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत पहले स्थान पे कौन सा स्टेट रहा है। तो IBPS योजना के तहत पहले स्थान पे जो है वो आंध्र प्रदेश रहा है और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IBPS की बात थी, तो IBPS का होता है इंडियन बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। ठीक है, यानी केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम में कौन सा स्टेट शीर्ष पे रहा है, तो वो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर से IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन बनी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट जो है वो माविया सूदन बनी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स की पायलट बनी है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है भावना कांत, तो भावना कांत जो है वो गणतंत्र दिवस के परेड में फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। और शिवांगी सिंह जो है ये इनके द्वारा राफेल उड़ाया गया था, और भारत में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला जो है वो शिवांगी सिंह बनी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में जो है वो उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य जो है वो गोवा बना है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए गोवा के CM जो प्रमोद सावंत के द्वारा घोषणा किया गया कि पिछले 3 वर्ष से एक भी रेबीज के केस जो है वो गोवा में नहीं मिला है। इसी के साथ उनके द्वारा घोषणा किया गया कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना। ठीक है, अब देखिए रेबीज की बात थी, तो रेबीज का टीका का खोज जो है वो लुईस पास्चर द्वारा किया गया था, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया एक आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो जर्मनी शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसमें जर्मनी शीर्ष पे रहा है, और इसके साथ जर्मनी जो है यानी जिसके पास जर्मनी का वीज़ा रहेगा वो 157 देशों में वीज़ा ऑन फ्री ट्रैवल कर सकता है, यानी जर्मनी का वीज़ा के तौर पे वो 157 देशों में यात्रा कर सकता है। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान जो है इसमें 78 है, यानी 78वां रैंक है, और ये जो है 46 देशों में वीज़ा ऑन फ्री ट्रैवल कर सकता है, यानी भारत का वीज़ा जिसके पास है वो 46 देशों में यात्रा कर सकता है। ठीक है, और इसमें लास्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान है और दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक है, तो ये आर्टन कैपिटल पासपोर्ट की बात थी। एक आप लोगों को पहले बताए थे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का निकाला जाता है, उसमें जो जापान टॉप में था। ठीक है, और जापान के द्वारा 191 देशों में यात्रा किया जा सकता था, यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे जापान होगा, जो कि वो 191 देशों में जापान का पासपोर्ट वाला आदमी यात्रा कर सकता है। और उसमें जो भारत का रैंक था वो 85 था, और वहाँ पे 58 देशों में यात्रा कर सकता था। तो मैं इसके बारे में तो पिछला वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ, वो शायद अप्रैल का पार्ट 3 का वीडियो था जिसमें मैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आर्टन कैपिटल पासपोर्ट पूछा जाए तो उसमें जर्मनी फर्स्ट होगा, और लास्ट भारत का रैंक जो है वो हो जाएगा 78। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाए तो वहाँ पे जापान फर्स्ट हो जाएगा, और वहाँ पे भारत का रैंक हो जाएगा 85। ठीक है, और
उसमें भी अफगानिस्तान रहेगा लास्ट। यानी आर्टन कैपिटल पूछा जाए या हेनले पासपोर्ट पूछा जाए, दोनों में जो है अफगानिस्तान का रैंक सबसे नीचे है। अब देखिए आर्टन कैपिटल की बात थी तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका फाउंडर, प्रेसिडेंट और CEO जो है वो अरमंड आर्टन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो मीनेश शाह बने हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात थी तो इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बोला जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था, 16 जुलाई 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में है। ठीक है, और वर्गीज कुरियन की बात है, इनको भारत का श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को। नहीं देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है। तो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो RK सभरवाल को मिला है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार बोला जाता है। ठीक है, यानी मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के नाम से जाना जाता है। इसको RK सभरवाल को मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के पहले जैव विविधता उद्यम भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वो उत्तराखंड में किया गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं सुदीप मिश्रा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं। तो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति जो हैं वो बने हैं कर्णम मल्लेश्वरी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है। तो जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भारत द्वारा आधिकारिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और इसको जो गाया गया है वो आवाज़ दिया गया है वो मोहित चौहान द्वारा दिया गया है। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।